पश्चिम बंगाल में आज लोकसभा और विधानसभा की एक एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। आसनसोल में मुकाबला टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के बीच है। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो टीएमसी से उम्मीदवार हैं। और हम इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चल सकते हैं मनीष के पास। मनीष, आप आसनसोल में मौजूद हैं और काफी दिनों से सिलेक्शन को देख रहे हैं। जो अग्निमित्रा पॉल का जो बार बार कहना है कि स्थानीय होने का उनको फायदा मिलेगा, क्या वहां रुख देख रहे हैं और वोटिंग किस तरह की दिख रही है आपको? पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये आसनसोल का वो मतदान केंद्र है जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल अब से कुछ देर के बाद वो यहां पर वोट डालने आएंगी। वो ऑलरेडी इस कैंपस में आई हुई हैं और आप देख सकते हैं फिलहाल उनको, चूंकि बंगाल में रीजनल मीडिया काफ़ी ज़्यादा है तो अभी उनको वहाँ पर घेरा हुआ है। हमारे कैमरामैन शंकर जो हैं वो आपको वो शॉट्स अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो सुबह से ही थोड़ी सी ज़्यादा सक्रिय हैं। अब से कुछ देर पहले हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि काफ़ी ज़्यादा टीएमसी के द्वारा जो है लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि विपक्ष के उम्मीदवार का ये एक स्टैंडर्ड आरोप होता है। लेकिन हाँ, अब आप आइए आसनसोल के संसदीय क्षेत्र का, तो ये एक संयोग है कि आज तक टीएमसी ये सीट जो है संसदीय पार्लियामेंट्री सीट जो है वो कभी जीत नहीं पाई है। और इसी के लिए इसका एक बड़ा कारण ये भी आप कह सकते हैं कि जब लेफ्ट की यहाँ सरकार थी तो लेफ्ट के एमपी जीतते थे। बाद के दिनों में हमने देखा कि बीजेपी यहाँ पर दो बार 2014 और 2019 में जीती है। और उसका एक बड़ा कारण ये बताया जाता है विमल कि यहाँ पर जो गैर बंगाली वोटर हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण बीजेपी को इस सीट को जीतने में हमेशा कामयाबी मिलती है। और ये आप कह सकते हैं कि यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस बार जो बिहारी बाबू हैं, जो आसनसोल में आकर बंगाली बाबू बन गए हैं, उनके ऊपर दांव खेला है। और एक दूसरी बात यह भी रही है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि जो कोलियरी का इलाका है, कई सारे माइंस हैं आसपास के इलाकों में। और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जब कैरियर के पीक पे उन्होंने 2 फिल्में की थी। काला पत्थर जो काफ़ी फेमस हुआ था, यश चोपड़ा की मूवी थी, जिसमें उन्होंने मंगल सिंह की भूमिका निभाई थी। और एक बाद में उन्होंने उनका एक अपना प्रोडक्शन कालका भी था। कालका उतनी ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन हम लोग बिहार में थे, बिहार बंगाल के इस भाग में वो पिक्चर को अभी भी रिकॉल करते हैं। और यही कारण है कि इस बार करीब पिछले जो 2-3 हफ्तों के दौरान टीएमसी ने इंश्योर किया कि काला पत्थर कम से कम 25 से 30 बार जो है अलग अलग चैनलों पर दिखाया जाए, जिससे कि लोगों को रिकॉल हो सके। और जो यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि टीएमसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी है, जिसका खामियाजा यहाँ पर लोकसभा उम्मीदवारों को झेलना पड़ा है। तो पूरा जो चुनाव प्रचार है, एक तरह से ममता बनर्जी ने खुद रिमोट कंट्रोल पर लिया। उन्होंने कोशिश की कि कोई भी किसी भी तरीके की गुटबाजी ना हो और शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने प्रचार के दौरान फूक कर कदम रखते रहे। बिल्कुल। और यहाँ थोड़ा बॉलीवुड एक्शन में भी नजर आया। मिथुन चक्रवर्ती भी अग्निमित्रा पॉल के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। और इस पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका बेहद शुक्रिया। आपके पास बार बार आते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना हमले कर रही है। ऐसे में उन शहरों के नागरिक पड़ोसी मुल्क में जा रहे हैं। इन लोगों को देश छोड़ने की वजह से पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित पोलैंड है। लगातार बढ़ते शरणार्थी संकट पर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह पोलैंड के वॉर्सा शहर पहुंचे, जहां उन्होंने बात की वॉर स्टडीज यूनिवर्सिटीज के क्रिस्टोफ इवानोव से। यूक्रेन में रूस का आक्रमण जारी है और इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा पोलैंड को भी भुगतना पड़ रहा है, न सिर्फ शरणार्थी के तौर पे बल्कि कई तरह की मानवीय त्रासदी के तौर पर भी। और क्या कुछ असर पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वॉर्सो में जो वॉर स्टडी यूनिवर्सिटी हैं उसके जो प्रमुख हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिस्टोफ इवानोव। अगर मैंने आपका नाम सही बोला जी तो आपका एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है। एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें यहाँ पोलैंड में वॉर्सो में एक हिंदी के विशेषज्ञ जो हैं वो मिले हैं, जो हमारे दर्शकों को ये समझाएंगे कि आखिरकार इस जंग का
क्या असर है पोलैंड पे। पहले आप बताइए कि क्या कुछ सहना पड़ रहा है पोलैंड को। हम बहुत सह रहे हैं, मतलब यूक्रेन के मुकाबले तो बहुत कम, लेकिन देखिए पहला असर तो यह है कि यहाँ पोलैंड में बहुत सारे यूक्रेनियन शरणार्थी आ चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जिनकी हम जितना हो सके हम उतना इनका मदद कर रहे हैं। उसके अलावा पोलैंड अपनी सहायता जैसे मेडिसिन, खाना यूक्रेन को भी भेज रहा है। लेकिन इसके अलावा एक सवाल ये है कि जिस तरह का खतरा है, जैसे कि बार बार अमेरिका कहता है कि पोलैंड जो है वो सैन्य सहायता दे दे, अपने वॉर प्लेन्स दे दे। पोलैंड ने कहा कि नहीं हम नहीं देते, आप दे दीजिए। अगर किसी भी तरह से पोलैंड इन्वॉल्व होता है तो रूस का जो गुस्सा है वो पोलैंड को झेलना पड़ेगा। तो इस मुतल्लिक जो है वो क्या कुछ यहाँ चल रहा है यूक्रेन, क्योंकि ये लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है, तो पोलैंड में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की सोच यहाँ पर है। देखिए हम मतलब ना तो पोलिश सरकार ना पोलिश लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि हम जितनी भी सहायता हो सके हम उधर यूक्रेन में भेजना चाहते हैं। इतना काम तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ के शरणार्थी हैं और जो वहाँ जो स्थिति है, हम चाहते हैं कि पश्चिम देश उनको उनकी ज़्यादा मदद करें। पश्चिम देश ज़्यादा मदद करे। और क्योंकि आप एशिया स्टडी जो है यूनिवर्सिटी ना इंस्टीट्यूट, उसके प्रमुख हैं आप, तो आप एशिया के मुतालिक और ख़ासतौर पे भारत के मुतालिक क्या देखते हैं। भारत ने जो रोल निभाया है, क्या पोलैंड में उस बात को लेकर संतुष्टि है। देखिए मेरे इस बात पर दो दृष्टिकोण है। एक मैं जो पोलिश आदमी हूँ और दूसरा जो भारत को एक रिसर्च करने वाला आदमी जो हूँ। तो मैं पोलिश होकर मैं ये चाहता हूँ कि सब देश रूस के खिलाफ हो या कम से कम रूस के साथ ना हो। ठीक है, ये मेरा मतलब निजी दृष्टिकोण है क्योंकि मैं पोलिश हूँ। लेकिन